लास्ट क्लास में हम लोगों ने मैक्सिमम मिनिमम पढ़ लिया था। और हमने मैम को वो दे दिया है, क्या बोलते हैं, हाँ, तो वो आपको दे देंगे, ठीक है। और आज हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करें, ठीक है। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का अलग ही अलग मीनिंग है। इंटीग्रेशन का एक अलग ही यूज होता है फिजिक्स में, और डिफरेंशिएशन का अलग यूज होता है। डिफरेंशिएशन कहाँ यूज करेंगे, जहाँ रेट निकालना, क्या रेट समझते हो ना, दर, है ना। जैसे बोलते हैं ना, पावर का रेट क्या है, वेलोसिटी का रेट क्या है, एक्सीलरेशन का रेट क्या है, कोई भी क्वांटिटी का रेट निकालना, किस रेट से वो चेंज हो रहा है, उसको डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। इंटीग्रेशन अलग जगह यूज करते हैं। इंटीग्रेशन का यूज कहाँ करते हैं, जब देखते हैं, तो पहले देखते हैं इंटीग्रेशन है क्या। इंटीग्रेशन का अगर रियल में मीनिंग देखा जाए तो इसका मतलब है जोड़ना, क्या होना है, और डिफरेंशियल का मतलब होता है तोड़ना, क्या होता है। अब आप कहोगे ऐसे कैसे, आपको सोचो x की पावर n का डिफरेंशियल क्या होता है, n into x का n minus 1, एक पावर कम हुई ना, तो एक तरह से टूटा ना वो फंक्शन। अगर कम हो रहा है इसका मतलब एक पावर कम हुई है, मतलब फंक्शन टूट रहा है, ठीक है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेशन, क्या होता है, समेशन। एक तरह से आपने देखा होगा, आपने छोटी क्लास में देखा होगा कि ऐसा कभी कभी ऐसा यूज करते हैं, सिग्मा, सिग्मा एफ ऑफ एक्स। अगर कोई है, इसकी वैल्यू क्या होता है, मान लो आई गोज, यहाँ एक्स एक्स आई गोज 1 to n, इसको क्या लिखते हैं, एफ ऑफ x1 प्लस एफ ऑफ x2। बोलो ऐसे एफ ऑफ x है, इस तरह से इसका। लेकिन अगर फंक्शन क्या है, डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट मतलब अलग अलग है, डिस्क्रीट मतलब टूटा हुआ है, तब तो सिग्मा यूज करते हैं, क्या। लेकिन अगर फंक्शन कोई कंटीन्यूअस है, क्या है, कंटीन्यूअस समझते हो, कंटीन्यूअस मतलब होता है लगातार, क्या होता है, लगातार। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये कोई फंक्शन इस तरह से है, इस तरीके से, है ना, ये कंटीन्यूअस है नहीं, तो बोलो मतलब अगर आपसे कहा जाए इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये कंटीन्यूअस है, ऐसे इंफिनिटी तक भी हो सकता है कि माइनस इंफिनिटी से आया हो और प्लस इंफिनिटी की तरफ जा रहा हो, अरे बोलो, तो मतलब ये कंटीन्यूअस, कहीं भी टूटा नहीं है, कहीं भी ब्रेक नहीं है, अरे बोलो, मतलब लगातार है, क्या है, कंटीन्यूअस। तो अगर आपसे कहा जाए इसका एरिया निकालो, क्या निकालो, तो एरिया दो तरह का होता है। एरिया एक कंटीन्यूअस फंक्शन के लिए हम लोग जो यूज करते हैं ना, अब ये सिग्मा हम लोग नहीं यूज करते, कंटीन्यूअस फंक्शन के लिए ये ऐसे यूज करते हैं, इसको बोलते हैं ऐसे। अगर फंक्शन अगर कंटीन्यूअस है, जनरली कंटीन्यूअस फंक्शन के लिए हमने ये सिंबल है, वो समेशन का ही लॉजिक है, क्या है ये, इसका मतलब होता है समेशन। अब किसका समेशन, अगर मैंने मान लो fx डाल दिया, तो यहाँ पे साथ में एक dx लगाना पड़ता है, क्या लगाना पड़ता है, dx। यानी ये देखा जाए ना ध्यान से, तो ये ऑपरेटर है, क्या है ये ऑपरेटर है, क्या ये सम करने का ऑपरेटर, किसके, किसके सब को, fx के, बोलो ना। यानी इसको हम रीड कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ fx, क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ fx। मतलब ये जो ऐसे और इनटू ये लगाया, इसको इंटीग्रेशन कहते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ fx। मतलब जो भी इसके अंदर आएगा वो इंटीग्रेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जो भी इसके अंदर आएगा वो इंटीग्रेट हो जाएगा, मतलब वो अपने आप उसका समेशन आ जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन मतलब एडिशन, समेशन। अब यहाँ पे दो चीजें आती हैं, विदाउट लिमिट एंड विद लिमिट। क्या होता है, विदाउट लिमिट, अगर आपके पास इसका एरिया निकालो तो इसका एरिया तो कुछ भी हो सकता है ना भैया। अगर लिमिट नहीं है तो आप यहाँ से यहाँ तक का भी निकाल सकते हो, अब यहाँ से यहाँ तक का भी निकाल सकते हो, मतलब कोई भी एरिया हो सकता है अगर लिमिट नहीं है दी गई है। आपको ये असाइन नहीं किया कि यहाँ से यहाँ तक निकालो, ऐसा असाइन नहीं किया गया, तो ये विदाउट लिमिट होता है, क्या होता है, विदाउट लिमिट। और विदाउट लिमिट को इनडेफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं, क्या होते हैं, और एक होता है लिमिट के साथ कि यहाँ से यहाँ तक का ही बताना है, तो वो डेफिनिट इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है वो हमने बताया, इंटीग्रेशन का मतलब एरिया से होता है, किससे होता है, एरिया। और एरिया दो तरह का होता है, अनबाउंडेड, अनबाउंडेड एंड बाउंडेड। अनबाउंडेड को बोलते हैं इंडेफिनिट, क्या बोलते हैं, दिस इज इंडेफिनिट, इंडेफिनिट।
और ये बोलते हैं डेफिनेट। क्या होते हैं इसको? डेफिनेट। नोट करें। इस एरिया से कहां से? देहरादून के पास में। पहले वाली इंटरव्यू सिलेक्ट की, सेकंड वाली हो गया। यस इंडिकेशन बोले तो समेशन एरिया 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 मतलब समेशन लोडिंग। सिग्मा नोटेशन हमारा यही नोटेशन में बदल जाता है। ठीक है, उसको इंटीग्रेशन एफएक्स बोलते हैं। इंटीग्रेशन एफएक्स जो भी इसके अंदर आएगा वो, अगर यहाँ पे x का फंक्शन है तो dx आएगा, अगर ये t का फंक्शन है तो क्या आएगा? dt। मतलब बोले तो क्या ये हटा दो, ये वाला चल गया। अगर मान लिया ऐसे है f ऑफ b है कोई फंक्शन, तो इंटीग्रेशन f ऑफ b यहाँ पे db आएगा। क्या आएगा? तो इसकी वैल्यू g ऑफ b आएगा ना यार। यस सर। ये कोई मतलब इसका इंटीग्रेशन g भी है। क्या है? अभी लिमिट नहीं लगाई इसलिए ऐसे आ जाएगा। विदाउट लिमिट c आता है। क्या आता है? कांस्टेंट आता है। ये आपका विदाउट लिमिट है, यानी कि अगर कभी भी इंटीग्रेशन ऐसे मिले, कभी भी इंटीग्रेशन ऐसे आ जाए fx इंटीग्रेशन dx, और इसका इंटीग्रेशन मान लेते हैं क्या आ रहा है, इसका इंटीग्रेशन मान लेते हैं gx आ रहा है, तो इसमें c आएगा। इसको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं। अब इसका ये gx क्या होता है, ये अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। जैसे हमने डिफरेंशियल फॉर्मूले बताए थे, वैसे ही इसके भी फॉर्मूले होते हैं। तो ये पहला जो फॉर्म है ये इंडेफिनिट है। क्या है? c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन। और ये अनबाउंडेड एरिया प्रेजेंट करेगा। क्या करेगा? इंडेफिनिट या अनबाउंडेड, इंडेफिनिट और अनबाउंडेड एरिया, अनबाउंडेड, इंडेफिनिट और अनबाउंडेड एरिया को प्रेजेंट करेगा ये। इसी तरह से अगर मान लेते हैं fx dx और लिमिट x इज इक्वल टू x1 है और यहाँ x इज इक्वल टू x2 है, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। क्या होते हैं?
बोल मेरे साथ, क्या होते हैं? और इसको बोलते हैं अपर लिमिट। क्या होते हैं? अपर लिमिट। ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है। अब इसके जो इंडिकेशन आ रहा है, मान लो g ऑफ x आ गया। क्या आ गया? G of x। और ये वाले g ऑफ x आ गया, तो इसमें लिमिट रखी जाती है। यहाँ x इज इक्वल टू x1 लोअर लिमिट, x इज इक्वल टू पहले अपर लिमिट रखी जाती है, तो g ऑफ अपर लिमिट माइनस g ऑफ, समझ आया मेरी बात? ऐसे। और ये वाले इंडिकेशन को बोलते हैं डेफिनेट इंडिकेशन। क्या बोलते हैं बेटा? दिस इज डेफिनेट इंडिकेशन। इसको बोलते हैं डेफिनेट इंडिकेशन। तुम काय करे सब ना किस्सा हो, ठीक है? हम लोग करें। अब देखो, मैं इसको आपको और इसे एक्सपेरिमेंटेशन करना बता रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं कि जनरली ट्रायंगल वगैरह होता है, तो इसका एरिया तो आप सीधे सीधे निकाल सकते हो बगैर किसी फॉर्मूले के। लेकिन अगर मान लो कोई ट्रायंगल नहीं है, कोई कुछ और कोई शेप बन रही है, तो एरिया कैसे निकालोगे आप? तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, अगर मान लो इस तरह का कोई आपको आ जाए, ये मान लो x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और कोई लाइन दे दी जाए y इक्वल टू x, यानी 45 डिग्री एंगल बनाएगा। बोलो ना यार, समझ रहे? अभी लिखो मत। अगर मान लेते हैं इसी तरह से, अगर कोई हमने कर्व दे दिया, y दे दिया, और ये दे दिया हमने कोई कर्व दे दिया इस तरीके से, मतलब कोई हमने इस तरह का कर्व दे दिया, y बराबर x स्क्वायर टाइप का, क्या ये पैराबोला टाइप का? क्या है? पैराबोला टाइप का। और अगर आपसे कहा जाए कि यहाँ पर x इक्वल टू 2 पर इसकी कोई सर्टेन वैल्यू होगी, y की वैल्यू क्या होगी? 2 ही आएगी। अगर x 2 डालोगे तो y भी तो 2 आ जाएगा। Yes sir। और अगर आपको ये 0 है, ये पॉइंट 0 हो गया, और ये आपसे कहते हैं x इक्वल टू 2 पर इसकी y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। क्या हो जाएगी? 4। ये तो ट्रायंगल है नहीं ना। Yes sir। ये ट्रायंगल, अगर आपको ये वाला एरिया निकालना हो, ये वाला एरिया तो विदाउट इंडिकेशन भी निकाल सकते हैं। अगर आपसे कहा जाए 0 से 2 तक एरिया बताओ, समझना, पहले लिखना मत। 0 से 2 तक एरिया बताओ, तो हाफ बेस इनटू हाइट कर दोगे। बेस कितना है? बेस आपका 2, हाइट कितना होगा? 2, यानी 2 यूनिट हो गया। क्या हो गया? लेकिन इसमें तो आप डायरेक्ट लगा ही नहीं सकते ना। इसके लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको लिखना पड़ेगा y क्या है? x स्क्वायर, और यहाँ लिमिट रखने की पड़ेगी x बराबर 0 टू x इक्वल टू 2, और फिर इसका आप फॉर्मूले से करोगे। किससे करोगे? फॉर्मूले से। अब इसका फॉर्मूला भी लिखवाना है मुझे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सारे एरिया आप फॉर्मूले से नहीं कर सकते। मतलब इस तरह के फॉर्मूले से ट्रायंगल का एरिया हो गया, सर्किल आ गया तो सर्किल का एरिया भी निकालोगे, पाई आर स्क्वायर कौन सा पार्ट है। लेकिन सर्किल का अगर आपको अगर क्वार्टर एरिया आ गया, सर्किल का अगर मान लो ये पूरा एरिया आ गया, तब तो आप पाई आर स्क्वायर बाई 4 कर दोगे। इसको क्या कर दोगे? पाई स्क्वायर बाई 4। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला एरिया निकालना है, तो ये वाला एरिया पाई स्क्वायर क्या 4 कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि पता ही नहीं है कौन सा सेक्शन है, कितना सेक्शन है। तो इसको तो इंडिकेशन से निकालना पड़ेगा ना। इसके लिए फॉर्मूले बनाएंगे। क्या बनाएंगे? वो फॉर्मूले याद कर लोगे तो आप फिर इंडिकेशन कर पाओगे, चाहे फंक्शन कांस्टेंट हो, स्ट्रेट लाइन हो, चाहे कोई भी हो। इंडिकेशन के फॉर्मूले याद होने से वो इंडिकेशन आप फटाफट कर लो।
ये एडवांटेज है फॉर्मूले याद कर, तो लिख लीजिए। मिटा दिया, किसने मिटा दिया? अच्छा है, अच्छा लगा। तो आपको ये समझ आ गई कि इंटीग्रेशन का महत्व क्या है ना, इन्हें निकालने के लिए। अब इसके फॉर्मूले हैं वो नोट कर लीजिए। इंटीग्रेशन कितने तरह का होता है बच्चों? दो तरह का। पहला इंटीग्रेशन इंडेफिनिट, उसमें लिमिट नहीं होती। क्या नहीं होती? एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, अनबाउंडेड है। और दूसरा होता है जिसमें लिमिट्स होती हैं, उसको बोलते हैं बाउंडेड इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन। क्या होते हैं? डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब फॉर्मूला पहला, फर्स्ट फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले पहले बेसिक फॉर्मूले लिखवा रहा हूं मैं आपको। पहला फॉर्मूला y बराबर अगर x की पावर n है तो इसका इंटीग्रेशन होता है x की पावर n dx। एक पावर ऐड हो जाती है, n एक बढ़ जाता है और एक डिवाइड हो जाती है, ये आ जाता है। साथ में c लगाना मत भूलिए क्योंकि इंडेफिनिट है ना। डिफरेंशिएशन में क्या होता था, n आगे आ जाता था, एक पावर कम हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाता है, एक पावर ऐड हो जाता है, मतलब n+1/n। रेडी? यस सर। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आ जाए, जैसे x की पावर 1/3, ये इसका इंटीग्रेशन क्या है बताओ तो। कितना है बोलो? x के पास 4/3 4/3। यस सर। x की पावर 1 + n 4/3 यस सर। अपॉन, 4/3 यानी इसको लिख सकते हो 3/4। बोलो बेटा। यस सर। क्लियर है? नोट कर लीजिए। अभी सिंपल सिंपल रूल बता रहे हैं, फिर कॉम्प्लेक्स से बता देंगे, ठीक है? इसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं आएंगे क्योंकि डिफरेंशिएशन आपको मैंने अच्छे लेवल का बता दिया, ठीक है? यस सर। अगला जो रूल है, अगर मान लो कभी कोई इस तरह का फंक्शन आ जाए, अभी क्या होता था डिफरेंशिएशन में, अगर कोई कांस्टेंट होता था तो y इक्वल टू कांस्टेंट होता था तो उसका डेरिवेटिव क्या आ जाता था, dy/dx क्या हो जाता था? 0।
लेकिन अगर यहाँ पे कांस्टेंट अगर है कोई फंक्शन तो जीरो नहीं होगा, इसकी वैल्यू जीरो नहीं होगी। क्या होगी, इसको लिख सकते हैं ऐसे, सी को बाहर ले लेंगे, अंदर क्या आएगा 1। इफ समझाने के लिए ऐसा करो, आपको एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। इसको ले सकते हैं x की पावर 0 into dx, तो x की पावर n वाला रूल इसमें लग जाएगा, कांस्टेंट मल्टीप्लाई रहेगा, तो c into x की पावर 0 plus 1 अपॉन, और प्लस नया कोई कांस्टेंट, जरूरी थोड़ी c यहाँ पे ले लिया तो वहां नहीं ले, कोई नया कांस्टेंट ले लिया, बोलिए ओके। यस सर। तो अब इसकी वैल्यू क्या है, आप डायरेक्ट cx लिख सकते हैं, लिख सकते हो CX। तो लिख लीजिए। तो अब एक करके बताइएगा, ठीक है, पूछूं? एक कर दूं ये ऊपर वाला, यस सर। एक क्वेश्चन लिखिए जरा, y इज इक्वल टू, अगर मान लेते हैं इफ y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x प्लस 2, तो आपको बताना है फाइंड y dx, इसकी वैल्यू जरा निकाल के बताइए, फाइंड क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ट्राई कीजिए, याद है इसको, ये वाला नीचे वाला, इसकी वैल्यू निकाल के बताइए ऊपर वाली वैल्यू। अब ये टू अगर आगे तो इसको दो अलग अलग इंडिकेशन, जब भी ऐसा आ जाए ना कोई फंक्शन, देखो ध्यान दो, fx प्लस माइनस gx ऐसे कोई आ जाए तो इसको हम दो अलग अलग इंडिकेशन में खोल सकते हैं, जैसे आ जाएगा इंडिकेशन fx dx प्लस या माइनस इंडिकेशन gx, मतलब दो अलग अलग इंडिकेशन में खोल के कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता ना पूरे इसके इंडिकेशन, बोलो यस सर। we can break into different, या और भी फंक्शन ऐड हो सकते हैं तो अलग अलग कर सकते हैं, तो करिए जरा, ये अलग से देख लेना रूल। आ गया क्या है, 4y/x की पावर 3 और इसका तो मत ऊपर प्लस 2 का जल्दी बात मत करो बेटा, पावर 3 आ गया क्या है, प्लस सी, प्लस सी में आएगा, सी एक ही यूज करना है, सी पूरे में एक ही यूज करना है, ओके सही है। इसको दो इंडिकेशन में खोल दीजिए ना, इसका मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया रूट x dx प्लस 2dx, तो बोलो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, तो इसका कितना है ट्वाइस x, डायरेक्ट लिख सकते थे, आपको बताया था मैंने, प्लस c, बुझिए ना, थोड़ी देर पहले कांस्टेंट रहता है साथ में, अगर 1 है तो उसका डायरेक्ट याद रखना है आपको, जस्ट थोड़ी देर पहले बताया, याद आया नहीं, कितना हो जाएगा, अब इसको आप अच्छे से लिख लो, और कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2/3 x की पावर 3/2 प्लस ट्वाइस x प्लस, ये आंसर हो जाएगा, ओके, 2/3 छोड़ दिया था, तो दो बार करेंगे तो भी एक ही हाँ एक ही यूज करना है, दो यूज नहीं करना है, ठीक है तो एक ही इंडिकेशन ना, फंक्शन को अलग अलग कर दिया तो क्या मतलब है, तो एक ही इंडिकेशन ना, क्यों आपसे पूछ रहा हूँ, ऊपर क्या किया, सर तुम लिखना भूलते थे नीचे वाले आंसर, अच्छा ऊपर तक किया पूरा देख के करो, नींद आ रही है,
रात में सोए नहीं तो मतलब अभी क्या और नींद आ रही वो क्या तो ठीक है दोबारा मैं आगे बता दूं उसकी वैल्यू निकालो फाइंड उसकी वैल्यू बताइए जरा फाइंड द वैल्यू बाय बाय मैंने कैसे छोड़ रही मुझे उठाने के लिए दम नहीं है पहले भी लिमिट भी लगाना ही है इसमें अभी बाउंडेड वाला हो गया लिमिट लगी हुई है ना लिमिट भी पुट करनी है चलो लिमिट को इजी कर देते हैं लिमिट को 0 to 1 मान लेते हैं 0 to 2 मान लेते हैं चलो इजी हो जाएगा कैलकुलेशन 0 to 2 ओके कितना आया 1/4 चेक करते हैं पता नहीं आंसर पहले इसको सिंपलीफाई कर लो है ना सिंपलीफाई करो इसको कंप्लीट को क्या है ये सिंपलीफाई होता है x की पावर हाफ और माइनस के 5/2 क्यों यही तो आएगा यस ऊपर जाके नेगेटिव पावर हो जाएगी कितना है x और लिमिट x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2 x की पावर और ये कितना माइनस के 4/2 यानी कितना आएगा लिमिट 0 to 2 ये आ जाएगा x की पावर -2 dx लिमिट 0 to 2 है ना इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 लिमिट 0 to 2 वैल्यू ये आएगा माइनस ये -1 आएगा बाहर आ जाएगा ये आएगा 1 अपॉन x लिमिट 0 to 2 जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा ये आएगा माइनस के 1/2 माइनस 1/0 1/0 हालांकि डिफाइन नहीं होता तो 0 पे डिफाइन नहीं हुआ इसलिए लिमिट यहाँ चेंज करनी पड़ेगी 1 से क्योंकि 0 1/0 में डिफाइन ही नहीं होता ना कोई चीज तो जब डिफाइन नहीं होगा और इसमें कुछ जोड़ोगे तो वो भी तो डिफाइन नहीं होगा अगर इंफिनिटी में कुछ ऐड करोगे तो इंफिनिटी तो बनेगा इसलिए लिमिट यहाँ पे चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि 0 पे डिफाइन ही नहीं हो रहा है बोलो ना यार तो यहाँ लिमिट 0 से 1 कर लीजिए 1 से 2 कर लीजिए 1 से 2 कर लीजिए 0 हटा दीजिए क्योंकि 0 पे डिफाइंड ही नहीं हो रहा तो आंसर ये नहीं माना जाएगा आंसर अब हमें लिमिट 1 to 2 करना पड़ेगा 1 से 2 ठीक है ये आ जाएगा आपका माइनस तो बाहर आ गया ये आएगा 1/2 माइनस 1/1 ठीक है अपर लिमिट माइनस x की जगह 1 2 रखा पहले
माइनस टू एक्स की जगह 1 रखा, यही तो आएगा। Yes, sir. अब एफ ऑफ x2 माइनस एफ जी ऑफ x2 माइनस ज्यादा है, वो लिखवाएगा हमने, कॉमन रिजल्ट लिखवाएगा। जी ऑफ x2 कौन सा जी ऑफ x2? अरे थोड़ी देर पहले नहीं कराया था Lower limit. fx। हाँ, ये बच्चों को पता ही नहीं चला जी ऑफ x2 है क्या, x1 x1 टू x2, ये आया था जी ऑफ x आया था, ये आया था लिमिट x1 टू x2, अपर लिमिट जी ऑफ x2 माइनस, इसमें c नहीं ऐड कर दे तो ये वही तो हुआ ना, जी ऑफ 2 माइनस जी ऑफ 1। जी क्या है, इंडिकेशन है ना उसका, इसका इस वाले फंक्शन में। इज इट क्लियर? तो बस इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये आएगा माइनस, और माइनस के बराबर 2 यानी हाफ आएगा। क्या आएगा, चेक करो, 1/2 से -1 घटाओ तो माइनस हाफ, तो बाहर एक माइनस है, प्लस हाफ आएगा। कितना आएगा, प्लस हाफ। एक ऑप्शन में प्लस हाफ भी लिखा हुआ है, एक ऑप्शन में माइनस हाफ भी लिखा हुआ है। अब बच्चा जरा सा ये माइनस को ध्यान नहीं रखेगा, वो माइनस आपको टिक करके आ जाएगा और नुकसान कर बैठेगा। जहाँ उसको 4 मार्क्स मिलने चाहिए वहां 5 मार्क्स चले जाए, 5 चले जाएगा बेटा। यस। जहाँ उसको 4 मार्क्स का फायदा हो रहा था वहां 5 मार्क्स ले जाएगा। अगर इसलिए अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो करो मत, वो अच्छी चीज है, करो तो सही करो, नहीं तो करो, ये याद रखो। करना है तो सही करना है, नहीं तो नहीं करना है, ये आदत डाल लो। और बोलो ना यार, ऐसा नहीं कि चलो यार अब 10 क्वेश्चन बोले चलो भगवान का नाम लेके टिक 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 टिक, भगवान मदद नहीं करता, भगवान जाता है ये चालाकी कर रहा है, तो बोलिए ना यार। तेरा तो मूड नहीं हो रहा है ऐसा है, लो फ्रेंड बहुत अच्छी है, फ्रेंड है वो जा रही है। अच्छा इसलिए वो हो रही है, तेरा तो मूड डाइवर्ट नहीं हो रहा है। तो सब कोई अपना नसीब ऊपर से लिखा के आता है, तो सही बात है। नसीब ये वो नॉक होता है, चांस मिलते हैं, लेकिन उस चांस को राइट टाइम पर अगर क्लिक करके जो कोई भुना ना पाए उसी को बदनसीब कहते हैं। क्या बोलते हैं, तो बाद में अपने को सोचते हैं यार मेरा नसीब खराब, मेरा नसीब खराब। तो तेरा हर एक का नसीब अच्छा होता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो चांस मिल रहा है उसको किस तरीके से यूज कर रहा है। बोलो ना, नसीब को वो करने वाले का कुछ नहीं हो सकता, मौके मिलते हैं सभी को, उसको भुनाना चाहिए। ईश्वर सबका बराबर ध्यान रखता है, ईश्वर के लिए ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, बोलो ना, सबका बराबर ध्यान रखता है। अब वो उस चांस को कैसे यूज करता है डिपेंड्स ऑन, उलझने भी आती, परेशानियां भी आती, वो इसलिए ताकि वो ये देखता है कि आप कितने परिपक्व हो इसको लड़ने के लिए, इसको आगे बढ़ने के लिए। तो फिर आपको आप जब उससे लड़ते हो तो आपको रास्ता भी दिखाता है। तो बोलिए, तो फैक्ट है, मैंने लाइफ में फील किया है ये चीज, इसलिए बता रहा हूं। अभी आपकी नए नए नई जिंदगी है, अभी आपको इतना वास्ट एक्सपीरियंस लाइफ का नहीं, बोलिए लाइफ में बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। कभी भी हिम्मत नहीं आनी चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। ओके, जो रोते रहते हैं ना हमेशा, अरे मेरा ये नहीं हो पा रहा, मेरा वो नहीं हो पा रहा, तो क्यों नहीं हो पा रहा है, पॉजिटिव रहो ना, सब हो, है ना, समझ गए। एक और इस तरह का दे देता हूँ, एक ही फॉर्मूला भी मैंने बताया, x की पावर n और कांस्टेंट का, क्यों भाई कांस्टेंट भी उसी से हुआ, x की पावर n c तो हुआ नहीं ना, 1 मान लेते हैं उसको, 1 को क्या मान लेते हैं x की पावर 0, है ना। अब जरा करना है इसको, इसका जरा करके बताना बेटा, यहाँ पे पावर ले लेते 2, इसका करके बताना x इज इक्वल टू 2 से x इज इक्वल टू 4, इसकी वैल्यू बताइए जरा करके, फाइंड 3x स्क्वायर dx 2 से 4 कितना है 86। ठीक है, देखते हैं
अब तो अपने साल भर के कपड़े अपने सब लेके आ गए हो हैं? रक्षाबंधन में भाई आएगा आपका यहाँ? अरे बुला लेना भाई को, क्या दिक्कत? 56 बहुत दूर बहन का प्यार है, भाई को लेके आना चाहिए। अच्छा छोटा है, 26 आ रहा है। यस सर। आपके लिए जो ये त्योहार है उसकी छुट्टी नहीं है आप लोगों को? यस कौन से त्योहार ये होना चाहिए? जैसे वीडियो बता रहे थे ये ना जैसे मुझे लगता है दीपावली का होता होगा। घर जाने के लिए नहीं होती? घर जाने के लिए नहीं जानी तो यही हो जाओ से घर जाने के लिए नहीं मतलब साल में आपको इसमें ये थोड़ा सा तपस्या ही होती है ना, तो बाद में फल मिलेगा। बहुत तो घर में रह लिया है, फोन कर लिया करो, बुला लिया करो घर वालों को, क्या दिक्कत है? अब बताओ जिनको जेल हो जाती है वो कैसे करते होंगे? है तो घर से दूर है ना, रोज थोड़ी पापा बैठे रहते हैं सामने। तो सर उसके तक एक अच्छे होटल में रहने वाले जेलों को मैंने सिलेक्ट किया था, पूछा भी था तेरे से बनारस की, और तेरे पापा कुछ क्या करते हैं, गवर्नमेंट करते हैं। दैट इम्प्रेस्ड मी। ओके, ठीक है, चलिए मेहनत कीजिए, है ना? तो कितना आएगा? ये आएगा e x की पावर 3/3 लिमिट आएगा आपका 2 to 4, 3 से 3 कट रहा है तो काट दीजिए। यस सर। अपर लिमिट 4 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3, समझ में यार? यस सर। ठीक है, कितना आएगा? 4 की पावर 3 बोले तो 64 माइनस इक्वल टू 66। बहुत अच्छे, सुंदर। ओके, यस सर। अगला आप इंटीग्रेशन सिखा दें, साइन एक्स का इंटीग्रेशन। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था? रुक जाओ, इससे पूछा हूं ना। अच्छा, तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता था? तो जरा देखिए कि sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होगा। क्या होगा? माइनस cos लिख लीजिए, अगले फॉर्मूले लिख लीजिए। sin x dx इज इक्वल टू होता है माइनस cos x dx, cos x प्लस c, और ये अगला फॉर्मूला बन गया। फिर इसके बाद अगला फॉर्मूला है cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x प्लस c, बोलो। इसके बाद sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x, बोलो ना यार। अगला 1/x का इंटीग्रेशन होता है ln x प्लस c, क्योंकि ln x का डिफरेंशिएशन 1/x, यस तो 1/x का इंटीग्रेशन सर e की पावर x बेसल फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन भी वही होता है, इंटीग्रेशन भी वही होता है। तो बोलो मैं e की पावर x प्लस c। जम करके चले जाओ जरा, उसको पानी नहीं चले जाओ, चले जाओ जम कर। ये नहीं डिस्टर्ब, जब नीचे निकल जाता है तो सर को चेक पानी वानी नहीं चलानी, नीचे चले जाओ। अरे अनिल उसको बोलो ना, तुम बताओ।
और कोई है बनारस से? आप ही है ना? कल कोई बर्थडे सेलिब्रेट किया आपने? Yes, sir. नहीं किया? हमारी टॉपिक है तो हटा इस प्लेस कर लीजिए। तो ये है, ये बेसिक बेसिक हो गए, बस इतने याद रखने हैं। और भी और डिफिकल्ट टाइप के आएंगे, कभी कभी आएंगे तो वो फॉर्मूले उसी समय लिखवा देंगे, बट इतना आएगा नहीं। बस मेडिकल में ज्यादा नहीं आते इसी टाइप का। अब इसको थोड़ा सा हम इसको क्या कर देते हैं, थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। क्या करते हैं? जैसे डिफरेंशिएशन मॉडिफाई किया था ना, इसको मॉडिफाई करने में इसमें बहुत बेसिक सा रूल है, ज्यादा देखिए मॉडिफाई करते हैं तो कैसे। तुमने लिख लिया था ये लो पक्का? इसी को भेजा उसी के लिए निकाल। देखो मान लेते हैं अगर कोई इस तरह का इंडिकेशन आ रहा है, इंडिकेशन एफ ऑफ ए एक्स इंटू डी। ध्यान से सुनना, इसका वाला इंडिकेशन मान लो जी ऑफ ए ऑफ एक्स आ गया, और जो अंदर होता है उसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड करते हैं, उसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड करेंगे। यानी वो उसमें क्या करते हैं, उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ डिवाइड करते हैं। अब ये मत पूछना ऐसा क्यों, रूल है, क्या है? ठीक है, रूल इज रूल, रूल है। ये है, एक करके बता देता हूँ। जैसे अगर आपसे कहा जाए साइन ऑफ 3x, तो साइन 3x का, साइन x का क्या होता है? cos x माइनस cos x, कितना होगा? माइनस के cos 3x अपॉन 3 प्लस c। अरे भाई साइन x का क्या होता है? माइनस cos x। अब x का 3x का क्या होगा? 3 ही होगा। डिफरेंशिएशन से डिवाइड करेंगे। Yes, sir. ये रूल है। क्या ये रूल है? ये रूल है, ये बेसिक रूल है। लेकिन इसको चेन रूल नहीं बोलना, चेन रूल उसको बोलते हैं, वो मल्टीप्लाई करते हैं तो चेन सी बनती है, या डिवाइड को थोड़ी चेन बोलते हैं। डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई कर डिवाइड करते हैं, और मल्टीप्लाई करते आ रहे इसलिए चेन सी बन गई थी। हटा दें? Yes, sir. अब जब करके बताइए आप। वन अपॉन 4x प्लस 5। पंडित जी राम राम, कैसे है पंडित जी? पानी टाइम नहीं, बोतल दे आपको पानी दीजिए। इसका इंटीग्रेशन करके बताओ। कौन सा रूल लगेगा? आवाज नहीं आई, आवाज भी अभी भी नहीं आई अच्छे से। कौन सा इंडिकेशन लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? है 1/x का ना, 1/x का क्या इंडिकेशन होता है? 1/x के अलावा 1/x² होता है तो ln x नहीं होता, तब x की बार n वाला रूल लगता है। सही है। आया किसी का?
आएगा तो एक झटके में आएगा ना, क्या है बोलो। फिर ln 4x plus 5 upon 4 अरे वाह, बहुत अच्छे, वेरी गुड। क्या नाम है बच्चे? राहिला, बहुत अच्छे, हिला दिया। ओके, ln 4x plus 5 अपॉन 4 plus c, बोलो ना यार। ओके, किसी को कोई डाउट? सर इसको अगर पावर से करते तो गलत हो जाएगा। बेटा अगर ये 1 के अलावा और कोई पावर होती, एक बात ध्यान रखना, मैं आपको बता देता हूँ, स्ट्रिक्टली बता रहा हूँ, 1/x का ln x होता है, लेकिन 1/x की पावर अगर n है और अगर n आपका 1 नहीं है तो इसको ln x नहीं लिख सकते। इसका इंडिकेशन होता है x की पावर n माइनस n प्लस 1 अपॉन माइनस n प्लस 1 प्लस c। अरे बोलो ना यार, अब ऐसा क्यों, अब खुद सोचो। इसलिए कि अगर n इक्वल टू 1 डाल दो तो नीचे डिफाइन नहीं होगा ना, तो 1 के अलावा और कोई पावर हो तब ये वाला रूल लगेगा। अगर 1 पावर हो तब ये लगता है, क्योंकि 1 के 1 पावर हो और आप ये वाला लगा दोगे तो ये -1 + 1 0 नहीं हो जाएगा नीचे, तो डिफाइन नहीं होगा। जब डिफाइन नहीं होगा तो 1 की पावर के लिए ln x यूज करते हैं, ना कि अदर पावर के लिए x वाला रूल लगा। तो पहले इसको x माइनस n लिखा गया, फिर माइनस n प्लस 1 अपॉन माइनस n प्लस 1। तो बोलिए ना, मेरी बात समझ में आ रही है? पढ़ लीजिए। और टीचर बनाते बच्चा बनाने के लिए तो कौन लिखता है, ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा कम निकाल के क्या होगा, ले आओ यार, है ना, इसी को ले जाओ, चलो उसी में थोड़ा दूध और पानी मिला दो, गरम लेके आना हॉट। तो समझ आया ये -x की n प्लस 1 ये किसके लिए लगता है? तो लेकिन इसने अच्छा बेचारा एकदम से ऐसे पावर नहीं लगा सकते, ये कल इसलिए सर इंडिकेशन मैंने पहली बार समझा और मुझे समझ आ गया, मजा आ गया। कल ये आके मुझसे बोली, तो अगर कोई चीज अच्छी लगती है तो चीजें तो बता देना चाहिए, तो बोलो ना यार, उसका मनोबल और बढ़ जाता है। अरे वाह, मैंने ऐसा अच्छा पढ़ाई की समझ आ गई, उसको आके मुझे कह रही सर पहली बार इंडिकेशन मैंने पढ़ा, पहली बार में मुझे अच्छे से समझ आ गया, है ना? डिफरेंस नहीं सर ये देखो, अगर कोई चीज उसी लेवल पे जाके बताई जाए और एक प्रॉपर एक यूजुअली वे में बताई जाए तो समझ आती है, ऐसा नहीं है। उसी को झटके से इंडिकेशन नहीं होता, डिफरेंशिएशन नहीं होता है। क्या है उसका, अभी जैसे हमने ट्रायंगल भी बनाया था और एक पैराबोला बनाया था, तो उसमें नीड बता दी कि नीड क्यों पड़ रही है, किस इंडिकेशन की फॉर्मूले की नीड क्यों पड़ रही है, क्योंकि कर्व है, कर्व का कोई तो एक एरिया तो हम डायरेक्ट लिख ही नहीं सकते, सर्किल का एरिया आ जाए, रेक्टेंगल का आ जाए, स्क्वायर का आ जाए तो हम फटाफट लिख भी सकते हैं, लेकिन कोई ज्योमेट्री अजीब सी आ जाए तो इंडिकेशन ही नहीं करोगे ना। ये बताने की कोशिश करी थी हमने, तो अब एक और ये तो ये हो गया, इसका ये आएगा। अब एक क्वेश्चन और लिखिए जरा, बता दो ना, छोटी छोटी चीजें भी लिख लिया करो, क्योंकि ये चीजें मैंने इसके बाद 1 के लिए ही यूज करे हैं। 1 अगर के पावर और कोई पावर होता तो उसमें हम लोग x y वाला यूज करते हैं। अब जैसे एक बार मैं यहाँ फंक्शन लेने जा रहा हूँ cos स्क्वायर x, क्या अब आप कहोगे यार सर ने तो ये cos स्क्वायर x का तो लिखा है नहीं, तो आप इसको डिफरेंशिएशन वाले रूल से मत करने लगना, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब इसमें ये मत करना cos x की पावर 2 मान लो, cos x की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1 लो, यहाँ x cos x नहीं है, यहाँ डेरिवेटिव वाला रूल नहीं लग जाएगा, चेन वाला रूल नहीं लगेगा। इसको करना कैसे वो मैं बता दूं। सबसे पहले तो आप ये लिखोगे, एक फॉर्मूला लिखवाया था मैंने cos twice x का, ये 2 cos स्क्वायर x - 1 है, बोलो ना यार। यस लिखवाया ना, तो पहले cos स्क्वायर x की वैल्यू यहाँ से निकालोगे, क्या आएगा 1 + cos 2x अपॉन 2। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस यस फिर वो आपको फाइंड ये करना था, फाइंड जब आपको ये करने के लिए आए
तो आप डायरेक्ट इसका इंडिकेशन आप ऐसे नहीं कर सकते, cos x की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1 गलत है, गलत हो जाएगा, बोलो ना यस सर। ऐसा लिख लेना चाहे कि गलत हो जाएगा। तो सही क्या हो जाएगा, सही ये होगा, इसको ले सकते हैं हम 1 + cos 2x अपॉन 2 dx। अरे बोलो ना यार, देखो मत समझ हो गया। तो इसको हम दो दो इंडिकेशन में चेंज कर देंगे, 1/2 dx प्लस cos 2x अपॉन 2 dx। बोलो ना यार, यस सर। अब यहाँ पे 1/2 को बाहर ले तो अंदर क्या आएगा 1, 1 का क्या होता है x, इसका तो 1/2x हो जाएगा डायरेक्ट, और इसका क्या है वो 1/2 बाहर है। अब cos 2x का क्या होता है sin 2x, और 2x का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा sin 2x अपॉन 2 + c। अब ये फाइनल आंसर है। यस बात समझ आई? सर। देखिए उल्टे जाते हो तुम ऐसे। पीछे देखो नहीं मुझे स्टार्ट कर दो। मुस्लिम लोग उल्टे लिखते हैं, सब पेज कहाँ होते हैं जैसे। पीछे खाली सही होगा। ये यस अब एक और करोगे जरा, ठीक है, ये आपके लिए। नेक्स्ट का करके बताइए जरा, इंटीग्रेशन sin 4 sin स्क्वायर x, इसका इंटीग्रेशन करके बताइए, x = 1 से x फाइंड। क्रिएट रहे सबसे पहले इसको किस में चेंज करेंगे, लीनियर फंक्शन, किसमें, लीनियर x की बाय n वाला रूल मत लगा देना, इसके लिए हमने कुछ फॉर्मूले लिखवा रखे थे शुरुआत में आप।
पहले इसको लीनियर फंक्शन में चेंज किया होगा, Yes, sir. तो वही cos टू थीटा वाली मेथड ली गई होगी ना। cos टू थीटा के फॉर्मूले मैंने बताया, याद करो, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी होता है और ये 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा भी होता है, बोलो। Yes, sir. तो इसकी जगह हम पहले यूज करेंगे, इसकी जगह लिखेंगे तो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, यह 1 माइनस cos टू थीटा बाय 2, बोलो ना यार, नहीं आएगा क्या, ये इसके बराबर भी तो है, जब इसके बराबर इसके बराबर, ये क्यों बराबर किया, क्योंकि हमें sin स्क्वायर थीटा की जरूरत है ना, तो हमने पहले इसको लिखा था, अब इसको बन जाएगी आपकी 4 और ये बन जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2 और इंटीग्रेशन dx, कोई दिक्कत यहाँ तक? No, sir. अब इसको सिंपलीफाई कर दो थोड़ा सा, 2 आ गया तो 2 इंटीग्रेशन dx 1 से 2 और माइनस के cos 2x cos 2x x है नहीं 2x और इंटीग्रेशन dx और ये आएगा आपका 2, तो ये हमारा बिल्कुल बाहर ही है, तो 2 इसमें भी 2 बिल्कुल बाहर ले लो, 2 को बिल्कुल बाहर लेते हैं, यहाँ 1 आ जाएगा, तो 2 तो बिल्कुल बाहर है ना, 1 dx और यहाँ लिमिट क्या है 1 से 2, क्या किया हमने 2 को ओवरऑल बाहर ले लिया ना, Yes, sir. तो ये बन जाएगा 1 dx और ये बन जाएगा cos 2x माइनस cos 2x dx 1 से 2। अब इंडिविजुअल सॉल्व करके बताओ, तो बताओ क्या है, ये बन जाएगा 2 into x लिमिट 1 से 2 और माइनस के ये cos 2x का क्या होता है sin 2x अपॉन 2 ना, और ये बन जाएगा 1 से 2, सॉल्व कर लो, ये 2 ओवरऑल बाहर है, अभी भी बाहर रखा, फिर बाद में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ये वाला 2 ये कितना हो जाएगा, 2 बिल्कुल बाहर है, ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 इसका आ गया और ये 1/2 तो उसके आया बिल्कुल से, ये आएगा sin 4x माइनस sin 1 और इसको सिंपलीफाई करेंगे तो कितना आएगा 2 ये और ये क्या आएगा 1 आएगा, Sir, x क्यों आएगा? 4x x क्यों होगा? sin 4 आएगा. और sin 4 ही 4 ही मैंने ऊपर नीचे x लिख दो, मैं 4 ही लिखना चाह रहा हूं, बोलो ना, तो ये 1 है और ये कितना है 1/2 sin 4 प्लस sin 1/2 sin 1, अरे बोलो, अब sin 4 और sin 1 की वैल्यू आप निकाल नहीं सकते, तो चूंकि हमने क्वेश्चन कराने के लिए दिया तो आंसर इसी टाइप का हो जाएगा कुछ, ठीक है, ये 1 और 4 की वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकते हो, तो आपको इसी तरह से आंसर अगर आएगा तो आपको देना होगा, बेटा The sin 1. हाँ 2 into 1, हाँ 2 आएगा, ये 2 into 1 या 2 आएगा, सही कह रही है, इसको 2 लिख लो, sin 2 आएगा, 2 into 1 हो गया ना, तो 2 आएगा, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2 बिल्कुल बाहर है ना, इसको सॉल्व करना पूरा, 2 माइनस 1 1 हो गया, 1/2 ये है और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक, चलिए एक और लिखिए, डालो ये कर सकते हो, मैंने बोला ना जितना सिंपलीफाई कर दो अच्छे ही है, इधर ऐसे ही छोड़ सकते हो, ओके, Yes, sir.
मेन काम तो आपका इंटीग्रेशन करना था, वो हो गया। अब कितना सिंप्लीफाई कर दो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। हटा दूं ये वाला। यस सर। अब कई बार क्या होता है, दो फंक्शंस के बीच का बाउंडेड एरिया आ जाता है। क्या आ जाता है? जैसे मान लो, ध्यान देना, दो फंक्शंस के बीच का बाउंडेड एरिया कैसे निकालते हैं, देखिए। जैसे एक अलग अलग बात सीखते हैं। जैसे मान लो एक फंक्शन हो गया y1 इक्वल टू, मान सपोज करिए ये fx हो गया, क्या हो गया, और y2 बराबर हो गया gx। दो अलग अलग फंक्शन है, ठीक है, अगर ध्यान देना। जैसे x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। मान लो ये कोई फंक्शन हमारा, ये हमारा फंक्शन हो गया हमारा y1 वाला, कौन सा हो गया, और ये वाला फंक्शन हो गया कुछ इस तरह से, ये y2 वाला हो गया, कौन सा हो गया, ये दो फंक्शन हो गए। और आपसे कहा जाए, सुन लो पहली बात, आपसे कहा जाए x बराबर 0 से जहां पे ये दो फंक्शन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जहां ये दो फंक्शन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी ये कोई पॉइंट होगा ना, अरे होगा कि नहीं होगा। इंटरसेक्ट कैसे निकालते हैं, y1 को y2 के बराबर करके इसके इसको सॉल्व करेंगे, करेंगे। सो हमारा x इक्वल टू x1 इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, क्या आएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। अगर दो अलग अलग फंक्शन दिए हो तो दो फंक्शन कहां एक दूसरे को कट करते हैं, दोनों फंक्शन को बराबर किए जाते हैं, क्या किया जाता है, बराबर, उससे पॉइंट निकलता है, क्या निकलता है, वो आपसे कहा 0 से x इक्वल टू 1 का एरिया और x इक्वल टू x1 तक का एरिया बताओ। तो आपको कुछ नहीं करना, ये वाला एरिया की बारे में पूछना है, यानी ये वाला एरिया होगा, यानी एरिया हमेशा एक्सेस के साथ लिया जाता है, लेकिन इस फंक्शन और इस फंक्शन के बीच का बाउंडेड एरिया तो यही हुआ ना। अगर आपसे कहा जाए लिमिट एरिया यहां तक की है निकालना, इस फंक्शन से ये वाला फंक्शन घटाओ तो एरिया यही तो आएगा। आपसे अगर मान लो ये वाला फंक्शन होता y1 अकेला, यहां से लेके यहां तक y1 अकेला होता तो पूरा एरिया ये हरा वाला होता है कि नहीं होता। अगर y1 का एरिया लिखना होता तो y1 का एरिया क्या होता है, y1 dx, मतलब ये हमारा एरिया a1 होता है कि नहीं होता, ये वाला हरा वाला एरिया a1 होता है कि नहीं। फ्रॉम x1 x बराबर 0 से x बराबर 0 से x x1 तक, बोलो ये एरिया a1 होगा कि नहीं होगा, बोलो। अब अगर आपसे कहा जाए कि 0 से x x1 का ये वाला एरिया कौन सा होगा, ये वाला एरिया 0 से x1 वाला, ये वाला हर ये लाल वाला एरिया होगा, ये a2 होगा कि नहीं होगा। यस सर। तो अगर मैं इस वाले एरिया से ये वाला एरिया घटा दूं तो यही वाला तो आएगा कॉमन। यस सर। अगर बड़े वाले एरिया में से ये वाला एरिया घटा दूं तो कॉमन एरिया कौन सा आएगा, कॉमन एरिया ये आएगा, ऊपर वाला आएगा, ये नहीं आएगा, वो ओवरऑल ये वाला एरिया आएगा। यानी ये वाला एरिया हमारा क्या हो, रेड वाला एरिया a2 हो गया, ये रेड वाला एरिया क्या होगा, a2, अरे हो गया ना ये वाला रेड। यानी a2 एरिया की वैल्यू क्या होगी, a2 एरिया की जो वैल्यू होगी होगी हमारी y2 dx और x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू x1, बोलो ना यार। तो इनके बीच का एरिया कौन सा होगा, इनके बीच का एरिया तो ये वाला होगा ना, ये वाला एरिया होगा ना, ये वाला एरिया बस। तो फंक्शन के बीच का एरिया तो यही हुआ ना। यस सर। तो अगर मैं आपसे कहूं ये वाले एरिया की वैल्यू बताओ, ये वाले एरिया, ये वाले एरिया की वैल्यू पता है क्या होगी, ये होगी आपका a1 माइनस a2। पूरा एरिया से पूरा यहां से तक यहां तक का एरिया, अगर ये वाला एरिया घटा देंगे ये वाला तो आएगा। तो अगर दो फंक्शन के बीच में एरिया निकालना हो तो आपको उन दोनों फंक्शन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होता है, और जो बड़ा ऊपर वाला फंक्शन हो वो नीचे वाले फंक्शन से घटा दे, ऊपर वाले फंक्शन का एरिया नीचे वाले फंक्शन के एरिया से घटा देते हैं। अरे आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ये अलग रूल बता दें दो फंक्शन के बीच में बाउंडेड एरिया कैसे निकाला जाता है। लिख लीजिए, एरिया बिटवीन टू फंक्शंस, एरिया बिटवीन टू फंक्शंस, हेडिंग नोट कर लेना, एरिया बिटवीन टू फंक्शंस, एरिया बिटवीन टू फंक्शंस। अरे ये कम यूज होगा लेकिन फिर भी मैंने बता दिया, अगर यूज हो गया भाई पॉसिबिलिटी लेके चलो।
क्वेश्चन करा देता हूं, ठीक है। वो भी कॉन्सेप्ट बनाने एक क्वेश्चन हो जाता तो आपको आइडिया लग जाता है हाउ टू कैच प्रोसीड, ओके। क्या दूं? ये क्वेश्चन लिखिए। एक फंक्शन है y इज इक्वल टू x, ठीक है, और दूसरा फंक्शन है y इज इक्वल टू x स्क्वायर। कंसीडर टू फंक्शंस। पहला है y1 इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू x, और दूसरा फंक्शन है g इज इक्वल टू x स्क्वायर, ठीक है। फाइंड एरिया ये कहां पे इंटरसेक्ट करेंगे बताओ, सदस्य कर सकते हो। इसको बराबर कर देंगे, क्या कर देंगे बराबर, तो बराबर करेंगे, x को x स्क्वायर के बराबर करेंगे तो ये x x स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 0, x कॉमन ले तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 0 आएगा और x इक्वल टू 1 आएगा ना, यानी दो पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेगा। तो आपसे कहा फाइंड एरिया बिटवीन 0 to 1, 0 to between 0 to 1, between 0 to 1 for between bounded area निकालना, find bounded area, bounded area between x is equal to 0 to 1 for above functions, for above functions, इन दोनों functions के बीच के लिए बताना। इसका आपको क्या करना होगा, बड़ा फंक्शन कौन सा है पहले तो ड्रॉ करेंगे, इसको ड्रॉ करेंगे तो y इक्वल टू x वाली लाइन ये आएगी कि नहीं आएगी, और y x ये वाली लाइन क्या आएगी, ये आएगी, ये x स्क्वायर वाली होगी, ये y x वाली लाइन होगी, बोलो यस तो सर, ये वाला एरिया निकालना है, तो ये वाला एरिया निकाल के यानी ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, ये वाला पॉइंट होगा x इक्वल टू 1, ये वाला पॉइंट x इक्वल टू 0, तो 0 से 1 कीजिए, ये वाला एरिया निकालना। अभी तरीका मैंने सिखा दिया आपको डायरेक्ट करना है, ऊपर वाला फंक्शन जो है उसको नीचे वाले फंक्शन से घटा के इंटीग्रेशन करना है। ऊपर वाला फंक्शन कौन सा है, 0 से 1 के बीच बताओ, 0 से 1 में ऊपर वाला फंक्शन कौन सा है, x इज इक्वल टू y इक्वल टू x, 1 कहां है, पूछ क्या रहे हैं बता क्या रही, सुन तो लिया करो। 0 से 1 में ऊपर वाला फंक्शन कौन सा है, अरे भाई 0 से 1 में ऊपर फंक्शन कौन है, ऊपर कौन, ऊपर नीचे नहीं समझते हो, y इक्वल टू x है ना ये लाइन, यस सर, 0 से 1 में कौन ऊपर है, y इक्वल टू x है ना, नीचे कौन है, y इक्वल टू x स्क्वायर, तो ऊपर वाले एरिया से नीचे वाले एरिया को घटाएंगे ना। इसको लिखेंगे क्या, इस एरिया को लिख सकते हैं हम लोग इंटीग्रेशन x माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब x माइनस एक्स स्क्वायर dx का मतलब क्या, 0 to 1, मतलब यही तो हुआ ना, ये हो गया हमारा फंक्शन y dx 0 से 1 और माइनस के g dx 1 से 0 से 1, तो मतलब ये क्या हुआ, ये a2 माइनस a1 ही तो हुआ, ये a2 हो गया, ये a1 हो गया, बोलो ना यार, इंटीग्रेशन वाला यही तो होता है, जो ऊपर वाला फंक्शन हो उससे नीचे वाले फंक्शन के एरिया को घटा दे। फर्क है, ये एक फंक्शन है y बराबर x, एक फंक्शन है y g बराबर x स्क्वायर, आपसे कहा इनके बीच का एरिया बताओ, तो 0 से 1 में ऊपर कौन है, y इक्वल टू x, और नीचे वाला फंक्शन क्या है, x स्क्वायर नीचे, तो x माइनस एक्स स्क्वायर dx 0 से 1 ये पूरा आ गया ना, ऐसे अलग अलग कर लो तो ऐसे कर लो, ऐसे करोगे तो अलग अलग तो करना ही पड़ेगा ना, अब यही तो सिखाए थे जैसे। तो x का इंटीग्रेशन यहाँ पे x रखो, y बराबर x अलग अलग कर लो इसको, यानी इसको ले सकते हैं इंटीग्रेशन x dx
0 से 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx 0 से 1 तो निकालो आंसर। इसमें वेक्टर्स भी दे रखा है जनरल फिजिक्स में, तो फिर वेक्टर भी कराएंगे इसके बाद, ठीक है। फिजिकल डायमेंशन उसी सेंस में करते हैं जिस सेंस में है ना, ऊपर वेक्टर करेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें मैथमेटिकल टूल्स नहीं दे रखा, फिर भी मैंने कराया, ये जरूरी था ना, ये है कहाँ दिया है, दिया तो है। तो चलो हम कुछ वैल्यूज कुछ क्वेश्चन इसके भी कर लेते हैं, इसके भी क्वेश्चन कर लेना, मैं मैम को दे दूंगा, सबके पास तो होगा नहीं भाई, तो मैम को मैं बोल देता हूँ फोटो स्टेट करा के दे दूंगा। वाला पेज है, हालांकि मैंने जो क्वेश्चन दिए इससे भी अच्छे अच्छे दिए, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करके बताओ जरा, इस भाई करने को हटा दो इसको। जरा वैल्यू निकालिए आप, 1 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 3 इसका मतलब तो पता होगा क्या है, हाँ इसका मतलब होता है बेटा 1/3 बाहर आ गया और इंटीग्रेशन 1/x की पावर 1/3 ना। यस सर। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आया, यानी इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आ रही है, मतलब आप इनडायरेक्टली इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो ना, ये चीज आपका यही तो है, तो आपको इसका इंटीग्रेशन लगिए, देखिए जरा करके बताइए, तो अब इजी लगेंगे आपको, हमने जो ऐसे बता दिए तो सब इजी लगते हैं। ओके कितना है ये 1/3 और कितना आएगा x की पावर माइनस के माइनस के 3 + 1 अपॉन माइनस के 3 ये आएगा ना। यस सर। ओके तो प्लस c लगा देंगे 1/3 और ये आएगा आपका 2/3 तो 3 पर चला जाएगा, ये आएगा आपका x की पावर 2/3 ये 3 से 3 कट जाएगा तो 1/2 x की पावर 2/3 प्लस c ऐसा आंसर आएगा। अब आसान लगेंगे आपको, ठीक है, ठीक है। इंटीग्रेशन आपका फिनिश हो जाएगी, वेक्टर्स कल से कराएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना, तो आप क्वेश्चंस पूछिए, डाउट पूछिए, ठीक है। तो आधा घंटा आपके पास जो भी डाउट्स है पूछ लीजिए, क्योंकि इंटीग्रेशन जो भी आपने सब बता दिया, तो बैठ के करिए, जो भी डाउट्स है पूछिए, ठीक है।